कल एक टीवी चैनल और बहुत ही प्रमुख टीवी चैनल ने एक डिबेट किया जिसमें अयोध्या में कोई मछली भोज हुआ था अभी निषाद समाज का। लेकिन ये भयानक है ये डिबेट। इसको मैं सुना अभी तो तुरंत सबसे पहले तो मैंने अपने लैपटॉप पे आवाज़ कम की कि मेरे कमरे के बाहर लैपटॉप की आवाज़ न जाए और माँ बहन की गंदी गालियाँ कमरे के बाहर न निकलें। मेरे ऑफिस के भीतर मेरी साख उससे गड़बड़ाएगी। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। राजदूत या उच्चायुक्त ये जब दूसरे देशों में तैनात रहते हैं तो उस देश के घरेलू मामलों में बहुत कम बोलते हैं, शायद ही कभी बोलते हैं। लेकिन भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर, उन्होंने अभी कुछ बातें कही है। मैं उनकी हर बात पे अभी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने दिल्ली में अभी एक अखबार के कार्यक्रम में उन्होंने कहा, मुझे घर जाकर भारतीय टीवी न्यूज़ शो देखना अच्छा लगता है। जैसे जैसे रात होती जाती है शो और पागलपन भरे होते जाते हैं। शाम 6 बजे 8 लोग बहस कर रहे होते हैं, रात 10 बजे 12 लोग एक साथ बोल रहे होते हैं, किसी एक की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें लगता था कि अमेरिका में फेक न्यूज़ की समस्या बड़ी है, लेकिन भारतीय टीवी पर जो कुछ रिपोर्ट होता है उसने उन्हें भी चौंका दिया। ये बात कोई भारत के मेरे सरीखे मीडिया समीक्षक या मेरे सरीखे खालिश अखबार नवीस नहीं बोल रहे हैं। ये भारत में अमेरिका का राजदूत इस बात को बोल रहा है। अभी कहा था 2-3 दिन पहले उसने, मानो उसकी बात पे ठप्पा लगाने के लिए। कल एक टीवी चैनल और बहुत ही प्रमुख टीवी चैनल ने एक डिबेट किया जिसमें अयोध्या में कोई मछली भोज हुआ था अभी निषाद समाज का। निषाद समाज उसका पारंपरिक पेशा रहता है मछली वगैरह पकड़ना, तो उनका भोज था, सामाजिक भोज, तो जाहिर है उसमें मछली बनी होगी। उसको लेकर बहस चल रही थी। मैं लाइव हिंदुस्तान अखबार का ये वेबसाइट है और भी कई जगहों पर है, दर्जनों अखबार नवीसों ने इसको पोस्ट किया है, इस डिबेट की एक क्लिप को। तो मैं हिंदुस्तान अखबार के ऑनलाइन एडिशन से पढ़ के बतला रहा हूँ कि अयोध्या में मछली पर डिबेट चल रहा था, मछली भोज पर, और हनुमानगढ़ी के संत राजू दास आपा खो बैठे। लाइव शो के दौरान ही कांग्रेस प्रवक्ता को जूते मारने की धमकी देने के साथ ही गंदी गालियां देने लगे। 2 महिला एंकर बैठी हुई थी। जो चैनल बताया जा रहा है वो सरकारी चैनल दूरदर्शन बताया जा रहा है। मैंने दूरदर्शन पर नहीं देखा है टेलीकास्ट, लेकिन हिंदुस्तान भी यही कहता है, जो सैकड़ों लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि दूरदर्शन पर लाइव डिबेट हो रही थी। कांग्रेस के एक प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद समाज के थे। अच्छा किया, निषाद समाज के मछली भोज को लेकर अगर विवाद चल रहा था तो निषाद समाज के प्रवक्ता को बुलाया, उसमें बात चल रही थी। उसमें जब बहस गर्म होने लगी तो 2 एंकर दिख रही हैं स्क्रीन पे मुझको, महिला एंकर, एक निषाद समाज के कांग्रेस के प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद दिख रहे हैं। मैं नहीं जानता कैसे लोग महंत संत बनते हैं, मुझको नहीं मालूम है। मुझको कैथोलिक ईसाइयों में मालूम है किसी को संत घोषित करने की बड़ी लंबी चौड़ी परंपरा रहती है। और एक वक्त अपने अज्ञान में मुझको बड़ी खुशी हुई थी, वेटिकन ने मदर टेरेसा को, जिन्होंने हिंदुस्तान में बहुत काम किया था, उनको संत घोषित किया था, तो मुझको बड़ी खुशी हुई थी। लेकिन उसके बाद में जब मुझको पता लगा कि मदर टेरेसा के नाम से एक चमत्कार दर्ज किया गया कि उनके आशीर्वाद से एक बीमार ठीक हो गया था, जब इस चमत्कार की जांच की वेटिकन की टीम ने और पाया कि ऐसा हुआ था, उनकी टीम ने, मैं नहीं कह रहा हूँ, तो इस चमत्कार के आधार पर मदर टेरेसा को संत बनाया गया। तो मैंने अपनी तारीफ वापस ले ली। मैं किसी चमत्कार पे भरोसा नहीं करता। मुझको दूसरे धर्मों में भी कोई कैसे किसी ओहदे पर आते हैं मुझको नहीं मालूम है। लेकिन ये भयानक है ये डिबेट। इसको मैं सुना अभी तो तुरंत सबसे पहले तो मैंने अपने लैपटॉप पे आवाज़ कम की कि मेरे कमरे के बाहर
लैपटॉप की आवाज़ न जाए और माँ बहन की गंदी गालियाँ कमरे के बाहर न निकले। मेरे ऑफिस के भीतर मेरी साख उससे गड़बड़ाएगी। ऐसी गंदी गालियाँ मैं कह नहीं सकता। और ये खबर बतला रही है, हिंदुस्तान की और जगहों की खबरें बता रही है, जो वीडियो पोस्ट किए हैं जगह जगह वो बतला रहे हैं। और चूंकि ये दूरदर्शन के बारे में है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं पीआईबी की वेबसाइट, जो कि पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार की एजेंसी है, सरकार का हिस्सा है, उसका एक फैक्ट चेक, एक उसकी अकाउंट है, सोशल मीडिया पेज है। तो मैंने एक्स पर जाकर पीआईबी का फैक्ट चेक भी चेक किया कि ये जानकारी गलत तो नहीं है जो मुझको दिख रही है। तो पीआईबी फैक्ट चेक पे मुझको दिख रहा है कि 2 घंटे पहले एक किसी मोबाइल टावर लगाने के लिए जो ठग लोग चारों तरफ करते हैं, उसी का खंडन है, फेक लिखा हुआ है। उसके पहले का 23 तारीख का है, एक 23 तारीख का, कि ये पाकिस्तान के लोगों ने कुछ एक फर्जी पोस्ट की है राजनाथ सिंह की फोटो के बारे में। वो है एक निर्मला सीतारमण का फोटो वीडियो, वो पोस्ट किया है पीआईबी ने कि ये फेक है। और मैं तब 21 तारीख को चले जा रहा हूँ, जिसमें आरबीआई गवर्नर का एक फेक इंटरव्यू पोस्ट किया गया था कहीं पे, उसका खंडन है। लेकिन मुझको इसमें कहीं भी इस वीडियो का जो दूरदर्शन का बताया जा रहा है उसका कोई खंडन मुझको 19 तारीख तक भी नहीं दिख रहा है। बहुत सारे खंडन पीआईबी पोस्ट करता है, अच्छा करता है, जांच करके खंडन पोस्ट करता है कि कौन कौन सी खबरें, वीडियो पोस्ट झूठे हैं। मुझको इसमें दूरदर्शन का वो वीडियो नहीं दिख रहा है जिसको झूठा कहा हो पीआईबी ने। तो मैं मान लेता हूं कि भारत सरकार का चैनल है, भारत सरकार का पीआईबी है, फैक्ट चेक है, नहीं है तो वो वीडियो सही होगा। और हिंदुस्तान अखबार की वेबसाइट भी बता रही है और सैकड़ों पत्रकार उस वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं एक्स पर। अब मैं सोचता हूं कि सरकारी टीवी चैनल है दूरदर्शन, हम लोगों ने अपने बचपन से पहला चैनल दूरदर्शन ही देखा था। और मुझको याद पड़ रहा है कि प्रणव राय वो हफ्ते में एक प्रोग्राम शनिवार या इतवार की रात को वर्ल्ड दिस वीक ऐसे नाम से उनका एक प्रोग्राम आता था, दुनिया भर की खबरों में से चुनिंदा खबरें छांटकर, और वो पोस्ट करते थे। आधे पौन घंटे का, 1 घंटे का एक प्रोग्राम रहता था। और एनडीटीवी उनकी एक कंपनी थी जो ऐसे प्रोग्राम बनाती थी, बहुत अच्छा रहता था। ये वही दूरदर्शन था जिसने एक वक्त एक धुन बनाकर पूरे देश को एक कर दिया था, मिले सुर मेरा तुम्हारा, अगर याद होगा तो। अब नहीं आता है वो, पता नहीं क्यों बंद हो गया। आपको ध्यान है ना, बड़े बड़े कलाकार थे उसमें, भीमसेन जोशी थे और थे दक्षिण के थे। मिले सुर मेरा तुम्हारा देश के अलग अलग जगहों पे उसको शूट किया गया था, बहुत खूबसूरत बना था। दूरदर्शन शायद खुद ही बनाकर उसको दिखाता था। मैं सोच रहा हूँ मिले सुर मेरा तुम्हारा दिखाने वाला दूरदर्शन आज क्या हुआ? आज उस पर माँ बहन की गालियां दे रहा है एक आदमी जो कि साधु के हुलिये में दिख रहा है। मैं नहीं जानता ये संत कौन है, कहाँ का है, कौन सा हनुमानगढ़ी है, संत कैसे बना है, मुझको नहीं मालूम है। लेकिन ये माँ बहन की गालियां दे रहा है उस पर और दोहरा रहा है उनको। और कुछ नहीं तो कम से कम 2 महिला एंकर वहां पर हैं, उनकी फिक्र कर लेता। चलिए, कांग्रेस के प्रवक्ता को माँ बहन की गाली देना आपको ठीक लग रहा है, कहीं राह चलते दे देते। बहुत सारे लोग धार्मिक कपड़ों में रहते हैं, सड़कों पे गालियां देते हैं माँ बहन की, आपने देखे होंगे वीडियो, खुद ही बना लेते हैं, खुद ही पोस्ट कर। लेकिन एक कोई अपने आप को संत महंत क्या क्या कहने वाला व्यक्ति, तो मैंने सर्च किया उसके बारे में, तो पता लगा ये पहले भी अलग अलग टीवी चैनलों पर और स्टेज के कार्यक्रमों पर कभी किसी की जीभ काट लेने के लिए इनाम घोषित करता है, कभी कुछ करता है, इसी तरह के गाली गलौज की बात करता है। तो मैं सोचकर हैरान रह गया, क्या टीवी चैनल को यही लोग मिलते हैं या ऐसे लोग मिलते हैं डिबेट में बैठाने के लिए जिनका पुराना रिकॉर्ड जो है माँ बहन की गालियां देने का है, जीभ काटने के ऊपर इनाम रखने का है? क्या ऐसे ही लोग मिलते हैं बैठाने के लिए? क्या कोई भले लोग नहीं मिलते हैं? मुझको शौक नहीं है जाने का किसी टीवी चैनल के डिबेट में कि मुझको नहीं बुला रहे हैं इसलिए मुझको मलाल हो रहा है। एक वक्त था बहुत पहले जो लोकसभा चैनल या दूरदर्शन या एनडीटीवी, इनके डिबेट में कभी कभी मैं भी यहाँ से शामिल होता था। मैंने कभी किसी को गाली गलौज या भद्दी जुबान में बात करते नहीं सुना था कभी, लेकिन आजकल तो मैं सुनता हूँ कि किसी एक
पाकिस्तानी बलूच को बैठा लेते हैं टीवी चैनलों पे और वो इतनी गंदी गंदी गालियां देता है टीवी एंकर्स को, हिंदुस्तान की महिला टीवी एंकर्स को इतनी गंदी गालियां देता है जिसकी हद नहीं। तो क्या है ये, क्यों ऐसा करते हैं टीवी चैनल? क्या उनकी शोहरत कम होते जा रही है? क्या उनकी व्यूवरशिप कम होते जा रही है? क्या एक अकेला जो उधर क्या नाम है उसका, एक गौस्वामी कोई है कहीं पर, क्या वो अकेला काफी नहीं है नफरत और हिंसा फैलाने के लिए, झूठ फैलाने के लिए? क्या वो अकेला काफी नहीं है कि बाकी सब लोगों को भी उसके मुकाबले उतरना पड़ रहा है? किस तरह के ये अब अमेरिका का राजदूत जो भारत में है उसको कहना पड़ रहा है टीवी चैनलों के बारे में, और उसको अच्छा लग रहा है, मजा। बस्तर में बहुत सारे लोग मुर्गा लड़ाई देखते हैं, मुझसे लोग कहते हैं कि आपके वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं। मैंने कहा मैं बहुत खुश हूँ, जो लोग कोई गंभीर बात सुनना चाहते हैं वो देखते हैं, मेरी मुर्गा लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने नहीं कहा अमेरिकी राजदूत को, यहाँ आने वाले अमेरिकी डिप्लोमेट कभी कभी मुझसे मिलते भी हैं, ये नहीं मिले हैं अभी तक, तो मैंने उनको नहीं कहा है कि आप ये ऐसा बोलो टीवी चैनलों के बारे में। और मेरा कोई झगड़ा भी नहीं है टीवी चैनलों से, मैं दूरदर्शन के जमाने का पुराना व्यक्ति हूँ। मैंने प्रणव राय जैसे लोगों के कार्यक्रम देखे हैं, विनोद दुआ जैसे लोगों के बनाए हुए कार्यक्रम देखे हैं। मुझको एक वक्त टीवी बहुत पसंद था और अभी भी मुझको दुनिया की खबरें देखनी रहती है, तो मैं BBC, CNN, अल जजीरा, DW, ऐसे बहुत सारे चैनल हैं, जिस घटना की खबर जिस चैनल पे अच्छी मिलेगी मैं जाता हूँ, देखता हूँ। लेकिन ये क्या है, माँ बहन की गालियां लाइव टीवी पर, क्या है ये? जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है उनको क्यों बुलाया जाता है? आप जब बुलाते हैं ऐसे लोगों को, आपके घर में शादी हो रही है, दावत है, तो क्या आप शहर के सबसे बड़े गुंडे, मवाली, बलात्कार के जुर्म में जेल जाकर जमानत पर छूट कर आए हुए, क्या ऐसे लोगों को आप बुलाते हो? क्यों इन लोगों को बुलाया जाता है? क्या टीवी चैनल मोहताज हो गए हैं गंदी हिंसक बात कहने वालों को? मैं ढूंढ रहा था, मुझको अभी कुछ दिन पहले का याद है, अयोध्या के मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ है उसको लेकर दक्षिण भारत के किसी टीवी चैनल पर बहस चल रही थी। तो एक राजनीतिक दल का प्रवक्ता, आप खुद ही अंदाज लगा लीजिए, उस चोरी के बारे में कोई एक भगवा कपड़ाधारी कोई वहां पे कुछ बात बोल रहा था और एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का प्रवक्ता वहां पे चप्पल निकालकर लाइव टेलीकास्ट में उसको चप्पल से पीटने लगा। तो एक राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल का प्रवक्ता लाइव टेलीकास्ट पर चप्पल लेकर उस हिंदू साधु जैसे कपड़े में बैठा हुआ आदमी, मैं नहीं जानता कौन साधु रहते हैं नहीं रहते, उसको चप्पलों से पीट रहा था। क्या टीवी चैनल सोच समझ के ऐसा करवाते हैं? क्यों ऐसा मौका देते हैं? क्यों ऐसा होने देते हैं? इसके पहले भी कई बार मैं तो हिंदी और इंग्लिश के ही टीवी चैनल एक समय देखता था हिंदुस्तान के। कई टीवी चैनलों में मारपीट होने लगती है, हमला करने लगते हैं लोग एक दूसरे को, फिर स्टूडियो के लोग आकर, कैमरा पर्सन आकर एंकर पकड़ के खींच के अलग करते हैं। क्या ये सोच समझ के किया और करवाया जाता है लाइव टेलीकास्ट में? क्यों होता है ऐसा? मुझको ध्यान है एक समय मेरे शहर में शाम का एक अखबार निकलता था और उस समय माना जाता था कि शाम का पेपर जो है वो सनसनी के लिए निकलता है, उसका गंभीर होना जरूरी नहीं है, वो झूठ, अफवाह, सनसनी कुछ भी छाप सकता है। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, 80 के आसपास की, साल 2 साल पहले, साल 2 साल बाद 80 के। तो वो व्यक्ति वही संपादक था उसका अखबार का, और वो रिक्शे में लेके लाउड स्पीकर लेके बैठता था, रिक्शे में पेपर लेके, और एक सनसनीखेज घटना, मोतीबाग में लड़की की लाश मिली, बलात्कार के बाद हत्या। 10 पैसे 20 पैसे का पेपर लोग खरीद लेते थे। जब बाद में रिक्शा निकल जाता था आगे, पढ़ते पढ़ते वो समाचार में जब नीचे आते थे तो पता लगता था कि वो कानपुर का मोतीबाग था और पेपर यहाँ रायपुर में बेचा जा रहा था मोतीबाग कहकर। एक वक्त था अखबारों में भी ऐसा कुछ लोग करते थे। लेकिन टीवी चैनल सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत रहती है, उनकी पूंजी निवेश रहता है, करोड़ों रुपए महीने का शायद खर्च करते हैं, वो सरकार से बहुत कड़े नियम कायदों के आधार पर काम करते हैं, और ये हाल उनका मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। आप कल्पना कीजिए ना, आप अपने घर में कि सरकारी समाचार चैनल है दूरदर्शन, आप अपने घर पे देख रहे हैं, उससे सुरक्षित और कौन होगा? आपको पैसा रखना होगा, कहाँ रखेंगे?
जो सरकारी बैंक है, SBI है या ऐसा कोई बैंक है, उसको आप मानेंगे कि हाँ यहाँ सुरक्षित रहेगा। तो घर में आप देख लेंगे कि चलो सरकारी चैनल को देख रहा हूं मैं, डिबेट भी देखना हो जाएगा, कम से कम ये साफ सुथरा रहेगा। अचानक आपके बच्चों के सामने, परिवार के लोगों के सामने माँ बहन की गालियां गूंजने लगे, कैसा लगेगा आपको? मैं तो वो क्लिप आपको दिखाने वाला नहीं हूँ यहाँ, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है ऐसी सनसनी फैलाने की, लेकिन ये सोचना चाहिए सबको कि ये कौन से चीज है, कौन से माध्यम हैं जिनको हम समाचार माध्यम कहते हैं, जिनको हम मीडिया कहते हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, बार बार इस बात को लिखता हूँ कि आज मीडिया नाम का एक बहुत विशाल अम्ब्रेला जो है, उससे अखबारों को बाहर आना चाहिए। और हम लोगों ने जब अखबार में नौकरी शुरू की थी तो ये केवल प्रेस कहलाता था। प्रेस यानी जो छपाई होती है प्रेस में, उसके आधार पे इसको प्रेस कहा जाता था। बाद में ये आए तो इनको टीवी कहा जाता था, फिर कुछ आए तो उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, ऐसे कई तरह के नाम आए और बाद में लोगों ने अपने सहूलियत के लिए मीडिया नाम दे दिया। तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना है इसका सबका मिजाज बहुत अलग अलग है। एक भेड़ भेड़िया एकता संघ कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? क्यों तनु, हो सकता है क्या भेड़ भेड़िया एकता संघ? हमारी वीडियोग्राफर है, उनसे पूछ रहा हूँ मैं, हो सकता है क्या? तो मुझको हैरानी होती है कि लोग ऐसे लोगों को क्यों मौका देते हैं। उधर पाकिस्तान के ऐसे लोगों को बैठाते हैं जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ सिवाय नफरत के और कोई बात न करे। मैं कोशिश करता हूं लिख लिख के कि दोनों देशों के लोगों के बीच अच्छे रिश्ते रखे जाएं, सरकारों को समझाया जाए कि आपस में बात करो। आप रिश्तेदार ढूंढ सकते हैं, पड़ोसी नहीं ढूंढ सकते। पड़ोसी तो आपको भूगोल के आधार पे मिलते हैं, चाहे मोहल्ले के आपके घर के पड़ोसी हों, चाहे देश के पड़ोसी हों, चाहे ग्रह हों, चाहे कोई ग्रह है, 2 ग्रह अगर आसपास हैं, चाहे लाखों किलोमीटर दूर हों, आसपास हैं, तो वो पड़ोसी हैं एक दूसरे के, उनको आप नहीं बदल सकते। लेकिन ये टीवी चैनल हैं हिंदुस्तान के, मैं पाकिस्तान के देखता नहीं, उनके बारे में नहीं कहूँगा। हिंदुस्तान के टीवी चैनल जिनमें ज़्यादा मैं हिंदी के देखता हूँ, और एक वो गौस्वामी का कोई है अंग्रेजी का चैनल, उसको किसी समय कभी बदलते हुए देखता था। अब मैं सावधान रहता हूँ कि बदलते हुए भी वहां पे 2 सेकंड भी न गुजरे मेरे। तो ये सिलसिला ठीक नहीं है। मैं बतलाऊं आपको, हिंदू धर्म के लोगों को सोचना चाहिए कि उनके धर्म की खाल ओढ़ा हुआ एक आदमी, उनके धर्म का चोगा ओढ़ा हुआ एक आदमी, अपने आप को साधु संत बताने वाला एक आदमी अगर माँ बहन की गालियां बकता है तो क्या इससे हिंदू धर्म का अपमान होता है या नहीं होता? क्या उससे आपकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं या नहीं होती हैं? मेरे जैसे नास्तिक की नागरिक भावनाएं इससे आहत होती हैं कि इस देश का लोकतंत्र ये किन बातों की इजाजत दे रहा है? ये सरकारी चैनल के ऊपर ये माँ बहन की गालियां देने की इजाजत दे रहा है? क्या हो रहा है इस देश में? आप कौन सा माहौल दे के जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए? क्या बच्चे देख देख कर इसी को और नहीं सीखेंगे? आप सोचिएगा इस बारे में। ये पूरे के पूरे बच्चों की बात है, अगली पीढ़ी की बात है, आज की पीढ़ी की बात है। माँ बहन की गालियां किसी एक मुंह से निकलती हैं, उसके बाद वो गूंजती रहती हैं, बहुत सारे और लोग उसका इस्तेमाल करते हैं जवाब में। माँ बहन ही मिलती है तुमको गाली देने के लिए? साल में 2 बार 9-9 दिन तुम प्रतिमा बनाकर पूजा कर लोगे और उसके बाद टीवी चैनलों पर माँ बहन की गालियां बकोगे, स्टेज के ऊपर माँ बहन की गालियां बकोगे। एक विधायक था एक राष्ट्रीय पार्टी का हैदराबाद में, वो स्टेज के ऊपर, चौराहे के ऊपर स्टेज बना के ऊंचा, हजारों लोग आसपास हैं और वहां ऊपर से एक तबके का नाम लेके, एक धर्म के लोगों का नाम लेके माँ बहन की गालियां बकता था, बकते ही चले जाता था, बार बार 100 बार। और अपने जवान लड़के को खड़ा रखा हुआ था कि मेरे बाद मेरा बेटा धर्म का ख्याल रखेगा। क्या है ये सब? सोच के देखिएगा कि आप क्या विरासत में दे के जा रहे हैं। मैं अखबार में एडिटोरियल लिख के आ रहा हूँ कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चे अपने हक के लिए सड़कों पे निकले हैं। क्या स्कूलों के बाद आपको लगता है कि वो एक ऐसा आंदोलन छेड़ें टीवी चैनलों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, उनके भाषणों के खिलाफ छोटे छोटे बच्चे निकल आए कि ये गंदी गालियां हमको नहीं चाहिए? ऐसी नौबत आए उसके पहले सबको संभल जाना चाहिए। आपको लगता है कि मैंने कोई जायज बात कही है तो हमारे इस YouTube चैनल के लिंक को अपने दोस्तों को भेजिएगा। हम इसके एडिटिंग के बाद भी इसमें कोई गाली नहीं सुनाएंगे आपको, हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है उसमें। हम अपनी सीमित दर्शक संख्या में बहुत खुश हैं। जो गंभीर हैं वो हमको सुनते हैं, जो नहीं है, जिनको माँ बहन की गाली सुनना है, उनके लिए बहुत सारी चॉइस और मौजूद है। आपको लगता है
इंडिया आजकल पे हम कोई मुद्दे की बात कहते हैं, जायज़ बात कहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए इस बारे में आपका क्या कहना है। मेहरबानी करके गालियां मत लिखिएगा। अगर आप दोपहियों पर चलते हैं, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें, तो हेलमेट लगा कर रखिए। हेलमेट का बेल्ट नीचे बांध कर रखिए, वरना किसी हादसे में हेलमेट सबसे पहले दूर जाकर गिरेगा, आपको बचा नहीं पाएगा। हेलमेट आपको कई किस्म के हादसों से बचा सकता है, हर हादसे से तो नहीं बचा सकता, लेकिन अपने परिवार पर मेहरबानी कीजिए और दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर चलिए। फिर मिलेंगे।